नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो हर बार पूछे जाते हैं और यहाँ से आप लोगों को कम से कम 2 नंबर तो मिलना श्योर है। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि भूख और प्यास है। भूख और प्यास क्या मतलब, आपको भूख लगती है और उसके बाद पानी पीते हैं तो वो क्या है। पहला कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रेरक, दूसरा जन्मजात प्रेरक, तीसरा कह रहा है सामाजिक प्रेरक और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे अर्जित। अर्जित का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे के द्वारा यहाँ पे अर्जित करते हैं। तो भूख प्यास आप दूसरे के द्वारा अर्जित करके यहाँ पे ग्रहण करते हैं, नहीं, ये हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है सामाजिक प्रेरक, यानी समाज मतलब समाज में जिस परिवेश में आप रहते हैं उसके अनुसार सभी को प्यास भूख लगती है तो आप भी उसके अनुसार आप भूख प्यास को मिटाएंगे, तो ये भी गलत हमारा है। और पहला कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रेरक, यानी आपकी खुद की प्रेरक है, मतलब खुद की आपकी प्यास भूख है। देखिए ये गलत है, खुद की नहीं है, ये जन्मजात यहाँ पे प्रेरक है, क्योंकि आप यहाँ पे गर्भावस्था से ही आपकी भूख प्यास चालू हो जाती है। क्योंकि जब माता भोजन को ग्रहण करती हैं तो आप गर्भावस्था में होते हैं तो आपको वहीं से आपको विटामिन पौष्टिक आहार मिलना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा, देखिए दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये करा कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। जो कक्षा कक्ष है उसमें विद्यार्थियों और यहाँ पे शिक्षक के मध्य कैसा संप्रेषण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या फिर उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य कैसा संप्रेषण होना चाहिए, यानी आदान प्रदान विद्या का कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का उद्देश्य केंद्रित, यानी किसी उद्देश्य के लिए आपका और शिक्षक का क्या होना चाहिए, मेलजोल होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए, विद्या ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी किसी उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या आता है कि कक्षा कक्ष में जब शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से मध्य संप्रेषण का उद्देश्य केंद्रित होता है तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का उद्देश्य होता है कि शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब दोनों के साथ संप्रेषण हो, मतलब आप विद्या तभी ग्रहण कर सकते हैं जब दोनों के बीच परस्पर संप्रेषण का कार्य हो। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। मतलब कोई एक आपका विद्यालय आप पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में एक बच्चा जो है, एक बच्चा क्या कर रहा है, देरी से विद्यालय पहुंचता है, हमेशा देरी से पहुंचता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा न कर सके। मतलब डांटने का मतलब ये है कि आप उसे ये निर्देश देंगे कि अगली बार से अगर देर आए तो आपको बाहर कर देंगे या फिर निकाल देंगे कक्षा से। और यहाँ पे दूसरा प्रधानाचार्य को बताएंगे, मतलब जो आपका हेड है विद्यालय का, यानी प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल जो होते हैं, उनसे आप कहेंगे कि ये बच्चा जो है बार बार क्लास में क्या करता है, देरी से आता है। और तीसरा करा है कि उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, यानी उनके माता पिता से ये कहेंगे कि आपका बच्चा देरी से आ रहा है। और चौथा देखिए यहाँ पे ये करा है हमारा कि बच्चे से बातचीत कर कारण जानने का प्रयास करेंगे। कि मतलब ये कारण जानने का मतलब ये है कि आप बच्चों से किस प्रकार से मतलब रूबरू हो कि आपकी कठिनाई क्या है, आखिर तुम लेट क्यों आते हो, इससे संबंधित होना चाहिए। और इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा चौथा। क्योंकि इसमें जो होता है किसी भी विद्यार्थी द्वारा सदैव देर से पहुंचने पर यहाँ पे शिक्षक को सर्वप्रथम उसके कारणों का क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी देर क्यों पहुंचता है तत्पता उसके कारणों का उपचार करना चाहिए। अगर उसकी कोई कठिनाई हो सकता है कि जो रास्ते से आ रहा है वो उबड़ खाबड़ हो, ठीक से न रास्ता बना हो, ये भी हो सकता है, या फिर वहाँ से आने का मार्ग दूसरा हो तब भी लेट हो सकता है। तो उसके कारणों का पता करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में शिक्षा का यहाँ पे उपयुक्त उपागम कौन सा है, यानी सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है वर्तमान, मतलब जो चल रहा है। तो यहाँ पे पहला करा व्यवहारवादी, सृजनवादी, रचनावादी और यहाँ पे संरचनावादी, और यहाँ पे चौथा करा है कि मानवतावादी। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा चौथे का क्या होगा। यहाँ पे देखिए पूछा है कि वर्तमान मतलब जो चल रहा है, ठीक है, और इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा उपागम होगा कि शिक्षा का महत्व अधिक से बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे सृजनवादी उपागम के साथ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, बालक जो होता है इसमें
बहुत प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली से शिक्षा हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपागम सृजनवादी होता है। इसमें क्या होता है, नए नए निर्माण करता है बालक, और उसकी मांग के अनुसार आप क्या करेंगे, उद्देश्यों और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ताकि वो अच्छे से कार्य को सीख सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। ये देखिए प्रश्न आप ही लोगों से संबंधित है, क्योंकि आप लोग भविष्य के शिक्षक होने वाले हैं, तो इससे आप लोगों को संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पांचवा कि स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों से अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। मतलब शिक्षक जो है वो अपने स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में छात्रों के किसका सर्वाधिक अभाव पाया, मतलब छात्रों में किसका अभाव होता है शिक्षक का। पहला कह रहा है कि स्नेह का, क्रोध का, यहाँ पे दोषारोपण का, और यहाँ पे चौथा करा है कि घृणा का। यहाँ पे देखिए अगर बात करें स्नेह से, तो श्रेय का मतलब यहाँ है प्रेम से, और यहाँ पे क्रोध से मतलब है आप गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे आप बालकों से। और यहाँ पे दोषारोपण मतलब ये है कि आप किसी का, मतलब कि आप पढ़ने की अगर पढ़ नहीं रहा है, गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो उस पर दोष मत देंगे कि बालकों के। आप देखिए अधिकतर कक्षा में प्रेम का व्यवहार भी बना रहता है, क्रोध भी रहता है शिक्षक, और यहाँ पे दोषारोपण मतलब कि आपने इस प्रश्न को क्यों नहीं किया। और यहाँ पे घृणा मतलब बालकों से आप घृणा करेंगे। देखिए यही नहीं होगा, याद रखिएगा, यही नहीं होगा हमारा यहाँ पे घृणा। सभी बालक समान होते हैं, आप दोषारोपण लगा सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं। क्रोध का मतलब ये है कि उसे डांट फटकार सकते हैं। प्रेम यानी सभी बालकों से प्रेम कर सकते हैं, यानी एक नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घृणा नहीं कर रहे हैं। अगर घृणा करेंगे तो बालक आपसे रुक जाएगा और वहां से क्लास को छोड़ भी सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब परीक्षा अगर आप बालकों से ले रहे हैं, उनकी जो योग्यता मूल्यांकन कर रहे हैं, तो किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला स्मृति एवं समझ आधारित, दूसरा वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत गणित, और यहाँ पे तीसरा करा है कि समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, चौथा करा है कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे परीक्षा लेते समय यानी मूल्यांकन करते समय बालकों से आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए छठे का जो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे स्मृति और समझ आधारित नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बालक है, तो प्राथमिक स्तर पे बालक को समझना चाहिए, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं समझ में आना चाहिए, और बालक क्या करे उसके अनुप्रयोग यानी उसका प्रयोग कर सके। यहाँ पे केवल देखिए स्मृति से और समझ आधारित पूछा है, लेकिन अगर देखिए यहाँ पे आधारित से संबंधित अगर इसी में अनुप्रयोग जोड़ देता, तो मतलब बालक क्या है अपना खुद से प्रयोग कर सके समझ के साथ, यानी जो प्रश्न आप रख रहे हैं उसको समझ सकें बालक और उसका प्रयोग कर सकें, यानी स्थितियों में अपने जीवन शैलियों में उसको ढाल सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ, पहला हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। सातवां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे करा है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, ये स्थिति उत्पन्न कर आती है, मतलब कराती है, मतलब क्या कराती है, यानी उत्पन्न कराती है क्या। यहाँ पे पहला करा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा होती है, दूसरा करा कि विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या होती है, तीसरा अध्यापक में कुंठा होता है, और चौथा करा कि विद्यार्थी यहाँ पे सीखने के समृद्ध संसाधन है। तो यहाँ पे देखिए सातवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सातवें का एक बहुभाषिक कक्षा है, विद्यार्थी स्थिति ये स्थिति उत्पन्न करती है, मतलब एक कक्षा आपका, मान लीजिए आप विद्यार्थी, आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में यहाँ पे बहुभाषिक का मतलब ये होता है कि अलग अलग संस्कृति जाति धर्म अलग अलग भाषा से जो यहाँ पे बच्चे आते हैं, तो आपके ये समझ कौन सी स्थिति को उत्पन्न करता है आपके विद्यालय में। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा पहला कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा होती है, यानी पढ़ाते समय आपको बाधा उत्पन्न करती है कि कोई आपकी भाषा कुछ है, बालक की भाषा कुछ है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है विद्यार्थी के मध्य सामंजस्य, यानी उनमें ये असमंजस रहता है कि कौन सा विद्यार्थी क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, यानी उसके अनुसार पढ़ाने का। और अध्यापक कुंठा, कुंठा का मतलब ये होता है कि आपका विकास रुक जाता है, आप एक ही स्थान पे रुके रहते हैं, यही कुंठा होता है कि आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, मानसिक वृद्धि, आप वहीं पर रुके रहते हैं कि किस प्रकार से कार्य किया जाए, बस उसी में फंसे रहते हैं। तो कुंठा उसी का, आगे विकास न होना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सातवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। देखिए बहुभाषिक कक्षा में अलग अलग जाति धर्म बोध और यहाँ पे उनकी भाषा अलग अलग होती है, उनकी भाषाओं का देखिए बहुभाषिक कक्षाओं का प्रयोग करके उनकी भाषाओं का उनकी संस्कृति का यहाँ पे प्रयोग करके सभी बालकों में ज्ञान प्राप्त करना। जैसे क्या है, कोई बालक जो है तमिल से है, कोई बालक हिंदी से है, कोई बालक भोजपुरी से है, तो क्या करेंगे
उनकी जो भाषा है उनको माध्यम बनाएंगे सीखने का, मतलब सभी बच्चों में क्या करेंगे, परस्पर यहाँ पे सहयोग की भावना को उत्पन्न करेंगे, जिससे कि वो एक दूसरे की भाषा को सीख सके। तो उसे हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर 7वें का हमारा चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए 8वां प्रश्न ये करा है हमारा कि यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि बालक जो होते हैं आपके पढ़ाए हुए बातों को महसूस यानी रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे। पहला, ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। दूसरा, पढ़ाना बंद कर देंगे। तीसरा, बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे। और चौथा कराए कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर होगा हमारा। और जो भाई बहन नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़ गए हैं हमारे चैनल से, तो क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर 8वें का क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा चौथा जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर बालक आपकी कक्षा में रूठ जा रहा है, यानी देखिए अधिक से समय से अधिक, और यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक से अधिक पढ़ाने पे बालक जो होता है उब जाता है, तो उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान नहीं देने की बात करा है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप जो पढ़ाएं वो भी बालक भूल जाएगा, क्योंकि उसके ध्यान जो है किसी दूसरे ओर रहेगा। और पढ़ाना बंद कर देंगे तब भी उनके कारण का पता नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वो करना क्या चाहते हैं। और यहाँ पे बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, लेकिन उनका दिमाग तो किसी और तरफ है। तो देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ, कारण का पता लगाएंगे कि आखिर वो पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है उब गए हों, तो उन्हें कुछ दूसरे संसाधन यानी दूसरे बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर चौथे का हमारा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए 9वां प्रश्न ये करा है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध, यानी क्रियात्मक का मतलब ये है कि करके सीखने के लिए ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए, पहला करा है कि उनके माध्यम से बच्चों की समस्याओं की पहचान कर, यानी इसके माध्यम से मतलब क्रियात्मक सोच के माध्यम से बालकों की समस्याओं की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित करना चाहिए। और दूसरा करा है कि अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। और यहाँ पे तीसरा करा है बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। और चौथा करा है कि शोध करने का कौशल विकसित करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर हमारा होगा। देखिए 9वें का राइट आंसर जाएगा पहले के साथ बच्चों की, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, उसकी जो क्रियात्मक यानी करके सीखने का जो शोध है उसके माध्यम से बालकों को समस्याओं की पहचान करेंगे। बालक की समस्या क्या है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके माध्यम से नए कौशलों का विकसित करके उन्हें पढ़ाने का उपाय करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा 9वें का। आगे बढ़ते हैं, और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, साथ में क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न ये करा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने, यानी जो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, उसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी न गए, यहाँ पे देखो विद्यालय में कभी न गए जो विद्यार्थी हैं उनका अधूरी छोड़ने, मतलब जो विद्यालय में गए हैं बालक, वो 6 से 14 वर्ष के अपने किसी कारण से विद्यालय छोड़ दिए हैं, और उस बच्चों को फिर से उसकी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे। पहला करा है कि विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर देंगे। दूसरा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर देंगे। और तीसरा करा है कि अलग से विद्यालय खोलने की बात कहेंगे। और चौथा, अलग से शिक्षक नियुक्ति करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा 10वें का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि उनकी क्या होता है कि जो विद्यालय छोड़ दिए हैं और फिर से यहाँ पे वो विद्यालय गए ही नहीं हैं, तो उनके लिए विशेष परीक्षण लागू करना जोर देना चाहिए, ताकि वो उसके मुख्य धारा से जुड़ सकें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक जो होते हैं उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कुछ नया लागू करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो बालक होते हैं ये आपकी शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से जागरूक हो सकें, इस पे जोर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वें का हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए 11 का ये करा कि यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय यहाँ पे देखिए प्राय चुप रहता है, तो आप क्या करेंगे। आपकी कक्षा में एक बालक है, आप पढ़ा रहे हैं, वो हमेशा चुपचाप रहता है, तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक है, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे, आपका कार्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला करा कि उसकी ओर कोई ध्यान न देंगे। अगर आप शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में बालक चुपचाप रहता है, शांत रहता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। देखिए ये सीधे सीधे गलत है, आपको सभी बच्चों पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पे देखिए अगला हमारा कह रहा है कि उसको
उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएं। देखिए उसके कारण को पता करने का बात होना चाहिए, ठीक है, न कि उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए, ये भी हमारा गलत है। और कह रहा है उसे चुप रहने के कारण की जाने, यानी प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर वो चुप क्यों है, आखिर उसका कारण क्या है, उसके कारण की पहचान करके उपचारात्मक कार्य करेंगे और उसे शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ेंगे और रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जो तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। यहाँ पे 12 का जो महत्वपूर्ण अब तक का प्रश्न है, ये देखिए कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य, देखिए हर बार पूछता था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है, क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है तात्पर्य। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना, दूसरा करा सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, और चौथा करा है कि अंक और ग्रेड। देखिए अंक और ग्रेड जो जाएगा हमारे यहाँ पे सीधे सीधे गलत होगा। हमारा जो 12 का हमारा यहाँ पे देखिए कर रहा है कि अंक और ग्रेड में यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्य, सतत मिस होता है लगातार, व्यापक मिस होता है लगातार के उपरांत, यानी पढ़ाने के उपरांत। तो यहाँ पे देखिए हमारा चौथा गलत अगर है तो बचा हमारा 3, तो 3 में से राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा। इसमें सीखने की प्रक्रिया के दौरान मतलब सिखाते समय ही आप क्या करेंगे, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों के यहाँ पे नियमित रूप से आकलित, मतलब ये पहचान करने चाहेंगे कि जैसे पढ़ा रहे हैं बालकों को, पढ़ाते समय ही आप क्या करेंगे, बालकों से कुछ प्रश्न पूछ देंगे और प्रश्न पूछने के दौरान ये पता कर सकते हैं आपकी उसने सीख रहा है, बालक सीख रहा है, आपकी बातों पे ध्यान दे रहा है या नहीं। और दूसरा माध्यम ये है कि आप पढ़ाने के उपरांत क्या करेंगे, यानी शैक्षिक का मतलब है तुरंत और सह शैक्षिक का मतलब यानी पढ़ाने के उपरांत आप उसकी क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। आज के जो 20 प्रश्न रखे गए हैं, याद रखिएगा आपका स्कोर यहाँ पे 18 प्रश्न रहेगा, यानी 18 प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 13 का हमारा करा है बालक केंद्रित शिक्षा, यानी बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, नहीं और हाँ का आप लोग जरूर देखिएगा कि आप प्रश्न सोल्व करते हुए, क्योंकि यही से आपका प्रश्न फंस जाता है। आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कर लेते हैं और आगे देख लेते हैं कौन बालक के अनुरूप आता है, जबकि लास्ट में आप लोगों को लास्ट तक प्रश्न को पढ़ना चाहिए ताकि उसमें क्या निकल के सामने। देखिए हर एक वर्ड का महत्व होता है और कौन सा वर्ड आपको बदल दे प्रश्नों की जो संख्या है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि गृह कार्य प्रदान करना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, और तीसरा करा है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, और चौथा करा है कि बालक की सृजनात्मक को बढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है, यहाँ पे याद रखिएगा नहीं की बात किया है। तो देखिए यहाँ पे गृह कार्य को प्रदान करना, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में यहाँ पे जो कार्य होता है वो उसके स्तर के अनुसार देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है। बालक को अनुभव प्राथमिकता देना, यानी बालक के अनुभव यानी जो वो सीखना चाहता है और उसकी रुचि क्या है उसको प्राथमिकता देना। और यहाँ पे सृजनात्मक मतलब ये है कि नए नए कार्यों का अगर वो नए नए निर्माण कर रहा है यहाँ पे अपने प्रश्नों के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। और आप लोगों ने कुछ भाई ने कहा था कि आप सर यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक से नहीं लाते हैं प्रश्न, तो अब आ गया है, तो अब आप इस प्रश्नों को सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सॉल्व होता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया है, टर्मन एवं ओडन द्वारा, दूसरा कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, तीसरा R.W. टेलर द्वारा, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक भी है और उत्पादन और अपना जो मात्रा दर है यानी गुणात्मक और यहाँ पे मात्रात्मक जो उसका विशिष्ट है वो कथन कौन सा किसने दिया है। यहाँ पे देखिए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर इसका जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे बात किया है हमारा जो कि प्रतिभाशाली बालक को भी रखा है यहाँ पे और उसकी उत्पादन मात्रता दर को और गुणवत्ता को भी शामिल किया और साथ में विशिष्टता को भी दर्शाता है। तो ये किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर 14 का हमारा होगा। देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा R.W. टेलर के द्वारा जाएगा, याद रखिएगा R.W. टेलर के अनुसार यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो अपने उत्पादन मात्रा की दर और यहाँ पे गुणवत्ता की विशिष्टता में होता है। मतलब ये है कि वो अधिकतर कार्य को करते रहता है और अगर उसकी क्लास में अगर उसके अनुसार शिक्षा न दी जाए तो वो बालक क्या होता है, ऊब जाता है। क्या होता है, ऊब जाता है। बार बार आप लोगों ने पढ़ा है कि बालक के अगर वहाँ पे उसके अनुसार क्लास ना हो, अगर चुनौतीपूर्ण ना हो तो क्या होता है, बालक जो होता है ऊब जाता है। और इसे किसने कहा है कि R.W. टेलर ने के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15 का हमारा यहाँ पे क्या करा है।
बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें, मतलब ये है कि सीखने सिखाने के दौरान आप उस कार्य को भी देखेंगे कि बालक किस प्रकार से उस कार्य को कर रहा है। तो ये पहला करा कि कार्य समाप्ति होने के पश्चात जानी चाहिए। दूसरा यहाँ पे करा कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा कि कार्य के बीच की एक बार दी जानी चाहिए। और चौथा करा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ में देखिए सिखाने के दौरान आप जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी उन्हें कब देनी चाहिए। यहाँ पे पहला करा कि कार्य समाप्त होने के पश्चात, कार्य करते समय ही, यहाँ पे कार्य के बीच में ही, और यहाँ पे कह रहा है कि उनकी आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का हमारा होगा। देखिए 15 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्य सतत रूप से, मतलब ये लगातार अगर देते जाएंगे तो उनको अपने कठिनाई का पता चलेगा, उनकी जो कमियां उसको पता चलेगा, और उसको साथ साथ में शिक्षक और छात्र मिल के क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, यहाँ पे जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्न अब जो आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रश्न ये कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि यदि कक्षा में, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। पहला, उसकी ओर ध्यान न देंगे। दूसरा, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। और तीसरा करा है कि अतिरिक्त कक्षा लेंगे। और चौथा करा है कि उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा बुद्धिमानी बच्चों के साथ करेंगे। मतलब ये है कि जो बालक है उसकी जो बैठक है, मतलब उनकी बैठने की जो स्थिति है वो बुद्धिमान बच्चों के साथ लाएंगे, और यहाँ पे अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे दूसरा करा है हमारा कि उसकी अक्षमता किस प्रकार, यानी किस प्रकार से उसकी अक्षमता, यानी कि कौन सी कठिनाई है उसे जानकर उसके अनुसार सिखाने का प्रयास करेंगे, और उसके ओर ध्यान नहीं देंगे। देखिए सीधे सीधे ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारा गलत है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर होगा 16 का हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है। यानी मतलब अक्षमता का मतलब ये है कि डिसलेक्सिया से है, या फिर डिसकैलकुलिया से, या फिर डिसग्राफिया से, पढ़ने से, लिखने से, या फिर गणित से, उसे जानने का प्रयास करने के बाद उसको उस अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18 का यहाँ पे प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 18 का प्रश्न ये कर रहा है कि राष्ट्रीय, यहाँ पे करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यहाँ पे करा है कि संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए नहीं की बात क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे करा है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, और यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षाओं को लचीलापन बनाना। देखिए परीक्षा जो होती है बालक के अनुसार स्तर के अनुसार वो लचीलापन होना चाहिए, जो कि सही भी है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्य यानी अपने राष्ट्र के हित के अनुसार होना चाहिए, राष्ट्र हित में होनी चाहिए शिक्षा। और ज्ञान को बाह्य जीवन यानी उनके बालक के परिवेश से जोड़ कर देना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे विश्वविद्यालय में राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में क्या है, विश्वविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, जो प्राथमिक चाहे उच्च हो, सभी में क्या होना चाहिए, राजनीति से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर राजनीति का ढंग चालू हो जाएगा तो बालक सीखने के बजाय वहाँ पे राजनीति करने लगेंगे, जो कि गलत है। यही हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 18 का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद सिर्फ 2 प्रश्न बचे हैं, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को देख लीजिएगा कि आपका प्रश्न वहाँ पे कौन सा सही हो रहा है कल के प्रश्न में। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 18 का हमारा क्या कर रहा है। देखिए 18 की ये कर रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है। पहला कर रहा है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचारों को व्यक्त करने के अवसर देंगे। और यहाँ पे देखिए अगला हमारा ये कर रहा है कि जो बालक है, हमें यहाँ पे सॉरी एक मिनट, जो बालक है मतलब उनके विचारों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के चाहिए। और यहाँ पे देखिए दूसरा ये करा है कि भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित करनी चाहिए। और तीसरा करा है कि यहाँ पे लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। और चौथा करा है कि उपयुक्त तो सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 18 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 18 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाषा विकास की बात किया है, भाषा विकास किसी भी प्रकार से हो चाहिए। अवसर मिलने पर भी बालक क्या होता है, अपने भाषा का विकास कर सकता है और अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग भी कर सकता है। और यहाँ पे देखिए कौशलों को विकास हेतु गतिविधि आयोजित करेंगे। गतिविधि आयोजित करने का मतलब ये है कि चर्चा परिचर्चा में भाग लेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो वो भी सही होगा। और यहाँ पे तीसरा लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना का अभ्यास हो जाएगा तो अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों की समझ रख सकते हैं, तो ये भी सही है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न के बाद, देख लेते हैं। उसके बाद सिर्फ केवल एक प्रश्न है 19 के बाद, और इसके बाद आप लोगों को उत्तर बताए जाएंगे कल के।
यहाँ पे देखिए अगला हमारा ये कह रहा है कि कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मतलब कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि रोज एक जैसी होनी चाहिए। तीसरा, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि इस प्रकार से हो कि वह एक दूसरे से बातचीत न कर सके। यानी देखिए बातचीत न कर सकेंगे तो वहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता की अगर क्लास है तो उसमें उनको कोई भी वहाँ पे उनके मूल्यों को, उनके बातों को वहाँ पे महत्व नहीं दिया जाएगा, जो कि गलत है। तो ये भी हमारा गलत है 19 का। और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे करा कि एक ही लाइन में बैठाने से क्या होगा, एक ही लाइन में बैठाएंगे तो क्या होगा, आस पास के मतलब एक लाइन में यानी सभी बच्चों को एक लाइन में बैठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाद विवाद नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ पे कई श्रेणियों में क्रम में बैठाना चाहिए जिससे कि एक दूसरे से वो मेल जोल कर सके और शिक्षक का भी पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि यदि ज़्यादा लंबी लाइन होगी तो बीच में छूट सकते हैं। तो ये भी हमारा देखिए गलत है। और रोज़ एक जैसी होनी चाहिए, मतलब रोज़ की एक जैसी नहीं होनी चाहिए, क्रम को बदल देना चाहिए। जो कि कौन सी गतिविधि किस प्रकार से, अगर खेल माध्यम से है तो खेल माध्यम से कराना चाहिए उनकी गतिविधियाँ। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, जो कि सही है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे और इसका उत्तर आप लोगों को देना है। देखते हैं कितने लोग का उत्तर यहाँ पे सही आता है। यहाँ पे करा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका हो सकता है आपका उत्तर गलत भी आए, लेकिन कल उसका उत्तर बता दिया जाएगा। और जाइएगा मत, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के उत्तर भी बताए जाएंगे कल के नाम के साथ। यहाँ पे देखिए करा कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि की तात्पर्य किसा है, स्वयं की क्षमताओं को कमजोरी की पहचान करना। दूसरा करा है कि दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। तीसरा करा है यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। और यहाँ पे चौथा करा है कि दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अंतर व्यक्तित्व जो बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है, स्वयं से होता है, दूसरों से होता है, भिन्न व्यक्तियों से होता है, या फिर दूसरों के साथ बातचीत करने से होता है। तो इसका राइट क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि इसका उत्तर 20वें का क्या होगा। और हम कल इसके उत्तर के साथ आप लोगों के नाम भी बताएंगे कि कितने लोगों का ये सही हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन को चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, यहाँ पे लाइक और यहाँ पे शेयर जरूर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है और अपनी कठिनाइयों को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपकी कठिनाइयों को प्रयास करेंगे कि आप लोगों की कठिनाई जो है वहाँ पे दूर किया जा सके। आप व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं कल के प्रश्नों के, देख लेते हैं कल का जो प्रश्न था 19 का कितने लोगों का सही था। यहाँ पे देखिए बात किया है कि लेखन कौशल का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण। देखिए लिखने के कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। पहला करा कि अधूरी कहानियों को पूरा करना, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तीसरा करा है कहानी कविताओं का सृजन लेखन। और यहाँ पे करा प्रतिलिपि। देखिए प्रतिलिपि का मतलब ये है नकल, नकल है। तो हमने कहा था कि नकल जो है यही आपका सही होगा कि कम महत्वपूर्ण ये नकल। आप देखिए कुछ लोगों ने कहा था सर यहाँ पे नकारात्मक पूछा है, तो यहाँ पे देखिए नकारात्मक नहीं, यहाँ पे कम महत्वपूर्ण पूछा था। और यहाँ पे देखिए प्रतिलिपि से होता है नकल, नकल होता है जो कि आपकी लेखन क्षमता का विकास में बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए आप यहाँ पे हमने लिखा है कि अधूरी कहानी, अधूरी कहानी को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, आप उस पर विचार नहीं करेंगे। तो ये आप बस नकल कर लिए, प्रतिलिपि कर देंगे। प्रतिलिपि का मतलब उतारना। तो ये देखिए आपका गलत है और यही सही भी है। देखिए अधूरी कहानी जब आप लिखेंगे तो आप अपने अनुसार तर्क करेंगे, तर्क करेंगे तो ये आपकी उच्च कोटि में आ जाएगा। और यहाँ पे आंखों देखी घटनाओं को लिखना, यानी आप देख रहे हैं फिर इसके बाद देखने के बाद उस पर लिख रहे हैं, तब भी आप तर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे कहानी कविताओं को सृजन करना यानी नया रूप देना, तब भी आप अपने कौशल का विकास कर रहे हैं। जबकि केवल उस प्रश्न को उतार देना ही आपका कम महत्वपूर्ण होगा। तो यही चौथा हमारा राइट आंसर था। आइए देख लेते हैं कितने लोगों का अब सही है। यहाँ पे देखिए पूजा जी ने पूछा है कि सर आप तो भोजपुरी बहुत अच्छे देखिए समय के अनुसार बदलना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी और हिंदी का बहुत ही मेलजोल रहता है, खड़ी बोली का। और यहाँ पे देखिए राजू सिंह का है कि नेटवर्क स्लो हो गया है, कोई नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का है कि 16 हमारा सही हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं विनीता कुमारी जी का, कोई बात नहीं यहाँ पे, और यानी उनको कह रही हैं कि आप और भी प्रयास कर सकते हैं। और पूजा जी का यहाँ पे देखिए 18 का पहला आया है, जबकि 19 का पूछना था, अब देखिए यहाँ पे आ गया है। और देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार साहू जी ने यहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि सर मेरा नाम नहीं लिया जाता है। जबकि आप लास्ट के उत्तर नहीं देते हैं, तो जो लास्ट के उत्तर देते हैं उन्हीं का केवल क्या होता है, नाम रखा जाता है। तो आपका देखिए 19 का यहाँ पे आया है चौथा, जो कि सही भी है। चौथा आपका 19 का चौथा होगा। और यहाँ पे राजू सिंह का यहाँ पे देखिए 17 का दूसरा आ गया है, जो कि गलत है।
गलत नहीं मतलब सही है, 19 का आपको बताना था। और यहाँ पे लाइक और शेयर जरूर करिए, आप लोगों से हर बार कहते हैं। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का देखिए आया गया है कि 19 का यहाँ पे चौथा सही होगा, प्रतिलूप होगा। लेकिन इन्होंने ही प्रश्न पूछा है आगे, जबकि हम बता रहे हैं अभी। देखिए विनीता कुमारी जी का 19 का यहाँ पे चौथा आया है। और यहाँ पे देखिए शाहजहान मलिक का जी यहाँ पे आ गया पहला। देखिए पहला नहीं होगा, प्रतिलिप होगा, नकल। यहाँ पे देखिए सभी में बालक तर्क कर रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए चौथे में प्रतिलिप का है, मतलब नकल कर रहा है। तो आपका ये गलत हो गया। यहाँ पे 19 का जो होगा यहाँ पे चौथा होगा, याद रखिएगा, चौथा सही होगा, प्रतिलिप सही होगा, कम महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे सरिका शिवा जी का भी देखिए 19 का तीसरा आया है, जबकि गलत है, चौथा सही होगा। याद रखिएगा सभी में तर्क कर रहा है बालक, यहाँ पे कम महत्वपूर्ण पूछा है। और यहाँ पे देखिए 17 का दूसरा बता रहे हैं राजू सिंह यादव जी, जबकि पूछा गया है 19 का। तो यहाँ पे देखिए सरिका शिवा जी का भी यहाँ पे देखिए तीसरा आ गया है, जबकि गलत है, राजू सिंह का 17 आया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देवानंद रहंगल दाल डाल आया है, इनका चौथा आया है 19 का, इनका भी सही है यहाँ पे देवानंद जी का। और यहाँ पे अनिता वर्मा जी का देखिए आ गया है यहाँ पे चौथा होगा 19 का, जो कि सही है। आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। और पूजा जी का भी देखिए यहाँ पे चौथा आया है, प्रतिलिप होगा, प्रतिलिप होगा, याद रखिएगा, प्रतिलिप होगा। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए 19 का चौथा आया है। और आरती पांडे जी का यहाँ पे देखिए संजय जी हैं, ये इनका आ गया है 19 का चौथा। तो आगे बढ़ते हैं। सरिका यहाँ पे शिवा जी का 19 का चौथा आ गया है, अब देखिए इनका सही आया है। और यहाँ पे दीपा सिंह का देखिए 19 का चौथा प्रतिलिप होगा, जो कि सही है। और प्रश्नों को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। और यहाँ पे पूजा यादव जी का देखिए इन्होंने लिख दिया है कि चौथा होगा, प्रतिलिप होगा। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी देखिए आ गया है 19 का चौथा होगा, जो कि प्रतिलिप सही है। और पूजा जी का भी आ गया है 19 का चौथा। आगे बढ़ते हैं, अपने देख लेते हैं। देखिए राजू सिंह यादव जी कह रहे हैं कि आप भोजपुरी से तो नहीं है, मतलब देखिए भोजपुरी जिला नहीं है हमारा, आजमगढ़ है, आजमगढ़ से हैं, यूपी से हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे हर भाषा को बोला जाता है, और वैसे भी सभी भाषाओं का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए अंकिता वर्मा जी का आया है कि सबका गलत हो गया, मतलब किसी का 4 गलत हुआ है, किसी का 3 गलत हुआ। आज के प्रश्न वैसे थे। और अनिता जी का देखिए 4 गलत हुआ है। और विनीता कुमारी जी का 22वें का देखिए 4, ये देखिए बीसी या यहाँ पे प्रश्न था 19 प्रश्न था, यहाँ पे 22 आ गया उनका। हो सकता है उन्होंने 19 का बताने का कोशिश किया हो सकता है इनका गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए विनीता कुमार जी का यहाँ पे आया है कि 4 होगा। और दिलीप कुमार जी के क्या हुआ, गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप क्या करिए फिर से उसे प्रयास करिए, फिर से देखिए। और 19 का 4 यहाँ पे आया है। छाया वर्मा जी का देखिए 19 में से 15 सही हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर था इनका, कि उन छाया वर्मा जी हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखती हैं। और यहाँ पे सोनी झा का देखिए आया है कि 19 का यहाँ पे 4 है, जो कि सही है, प्रतिलिप होगा। और यहाँ पे आरती पांडे जी का देखिए आ गया है कि मेरा यहाँ पे 17 सही हुआ है, जो कि बहुत ही उच्च कोटि का यहाँ पे आप लोगों ने प्रयास किया। और यहाँ पे पूजा जी का आया है कि प्रतिलिप होगा, जो कि ऊपर ही इन्होंने बता दिया है। दिलीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए 16 सही हुआ है, बहुत ही बढ़िया रहा आपका स्कोर, यहाँ पे 19 में से 16 सही हुआ। यहाँ पे पूजा जी का इनका भी देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। और दिलीप कुमार जी का यहाँ पे 18 में से 16, मतलब एक प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया था, तो 18 में से 16 सही हुआ। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का पूरा आ गया है कि 18 में से। यहाँ पे अनिता कुमारी जी का देखिए यहाँ पे आया है कि 16 का, यहाँ पे 16 सही हुआ है 19 में से, तो बहुत ही बढ़िया आपका रहा है। और दिलीप कुमार जी का भी 16 सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का और है यहाँ पे देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आ गया अनिता वर्मा जी का, कह रहे हैं कि नकल करने से लेखन कौशल का विकास होता है, ये कम महत्वपूर्ण पूछा रहा है। तो ये देखिए सही है, कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है, जबकि चौथा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे नकल कर रहा है। तो अब नकल का मतलब ये होता है कि जो आप देख रहे हैं उसे ही उतार लेंगे, तो आप वहाँ पे तर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपका कम महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिलीप कुमार जी का आ गया है 16 सही है 18 में से। और आगे बढ़ते हैं, राजू कुमार से यहाँ पे देखिए बिहार से पूछे हैं आज आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजू सिंह जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आज आपको पेपर मिल जाएंगे, हो सकता है। और यहाँ पे देखिए फिनिश, मतलब रिया जी कह रहे हैं कि फिनिश हो गया, क्लास खत्म हो गई। और विनीता कुमारी जी का 19 का क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। दोबारा का मतलब ये है कि 19 का प्रतिलिप होगा, नकल सीधे सीधे कराए, कम महत्वपूर्ण पूछा है लेखन कौशल में पूछा था, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का ओहो जल्द हिंदी होगा, हिंदी मतलब जो भी हो, मतलब राजू सिंह को कर रही है कि आपको देखिए मिल जाएगा, आज चिंता मत करिए राजू सिंह। विनीता कुमारी जी का देखिए यहाँ पे 16 सही हुआ है 19 में से। और रिया जी का यहाँ पे लाइक और शेयर तो कर देते हैं, सही, बहुत बहुत धन्यवाद कि लाइक और शेयर करते हैं। आपके लिए यहाँ पे थेम्स बना था, अब देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का आया है यहाँ पे कि असम क्लास थी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के स्तर के अनुसार बनाया जाता है। 19 का देखिए यहाँ पे चौथा सही होगा इनका आया है, और जबकि सही है विनीता कुमारी जी का, आरती पांडे जी का 19 का 4 सही है, प्रतिलिप। और आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का और बच गया है। वैष्णो जी का यहाँ पे देखिए 17 राइट है, यहाँ पे 17 इनका राइट आंसर हुआ है, जबकि 16 का टारगेट था, बहुत ही अच्छा रहा आपका।
स्कोर और यहाँ पे पूजा जी का प्रतिलिप एवं नकल होगा। यानी इन्होंने देखिए बहुत ही अच्छे से बता भी दिया है। और यहाँ पे देखिए लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बट ऑफलाइन देख लिया है सर, कोई बात नहीं, अब जैसे भी देखें पर देख लीजिए क्लास को। और यहाँ पे देखिए वंदना कनौजा जी का भी आ गया है कि यहाँ पे कि 19 का 4 होगा सुपर क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए रिया जी का यहाँ पे 19 का डी मतलब चौथा सही है, जबकि सही भी है 19 का चौथा। और यहाँ पे देखिए इन्होंने ही व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि सर मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। जो देखिए लास्ट के प्रश्नों को जो उत्तर देते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रश्नों को रखा जाता है और उनके नाम रखा जाता है। तो इनका भी देखिए ये पहले प्रश्न का पहला बता रहे हैं, जबकि 19 का बताना था। कोई बात नहीं, आपका नाम भी आ गया है, देख लीजिए। वैष्णव राजवंती जी का यहाँ पे देखिए थैंक यू सर जी, धन्यवाद। यहाँ पे देखिए इनका गुलशन जी का भी आ गया है कि गुलशन जी का भी यहाँ पे 19 का 4 बताएं, जबकि सही है प्रतिलिप होगा नकल। नकल तुरंत उसे ही उतार लेंगे तो वो उतना कम महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे ऋतिक जी का भी आ गया है 19 का 4 सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास को इतने अच्छे से किया और नाइस क्लास थी। विनीता जी कुमारी जी का भी आ गया है। और यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे 15 सही, यहाँ पे देखिए सही होगा, शायद सही हुआ 19 का 4। 19 का 4 सही बता रहे हैं कि इनका बहुत ही अच्छा सा प्रश्न रहा ऋतिक जी का। और यहाँ पे उत्तम कुमार जी का देखिए देख लीजिए आ गया है कि 19 का 4। देखिए इन्होंने भी प्रश्नों को एकदम सही से दिया है कि 19 का 4 होगा, प्रतिलिप होगा। प्रश्नों को सही से पढ़ा और सही भी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार साहू जी, ये बिहार से हैं, याद रखिएगा ये बिहार से हैं, बिहार से हैं। कल इन्होंने बताया कि सर हम बिहार से हैं, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी रहिए, बस तैयारी करते रहिए अपना अपना। और यहाँ पे देखिए हेलो सर, इन्होंने कहा है कि मतलब ये कमेंट के लिए जांच कर रहे थे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए वैष्णव जी का भी यहाँ पे देखिए 19 का चौथा सही हुआ है। और सत्ता जी का भी यहाँ पे 19 का चौथा सही हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न इनकी गलत हो गए थे धर्मेंद्र जी का, तो उसको सही कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इनका पहले का सी आ गया है, जबकि वहाँ पे पहले का पहला बताए थे और यहाँ पे सी बता रहे हैं, तीसरा सही होगा। तो आज के लिए आप लोग उत्तर बता दें कि नीचे दिए गए हैं। और यहाँ पे 20वें का उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कि 20वें का उत्तर होगा क्या। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अच्छे से तैयारी करिए, गुड नाइट।